आज की क्लास में 11th इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। और देखो, मैंने पिछले क्लासेस में कहा था आपको कि फाइनल अकाउंट को आप 11th 12th क्लास के जैसे नहीं पढ़ सकते हैं, कि वहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को करते थे। कॉलेज के लेवल पे आपके लिए अच्छा है कि मैं एडजस्टमेंट सिखाऊं और रिमेनिंग काम क्या है आपका है। आइए 11th क्वेश्चन आपके सामने है, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब आप मुझे अगर हर क्वेश्चंस में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट मेरे से बनवाओगे ना तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो फिर हम सारे एडजस्टमेंट डिस्कस नहीं कर पाएंगे। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर येलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंडेड 31 मार्च 2017। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने दो क्वेश्चंस करवाए थे आपको, 9th एंड 10th। आज कौन सा कर रहे हैं? 11th। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके एडजस्टमेंट तो खास कर डिस्कस कर लेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स, बीपी, डिस्काउंट, सेल्स, रिटर्न एंड रेंट ड्यू। अगर मुझे ये बताना पड़ा कि ये सब कहाँ जाएगा तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, शेम ऑन यू। मुझे बताना पड़ेगा क्या? जितने भी ट्रायल बैलेंस की लायबिलिटी ये क्रेडिट कॉलम में होता है, सब किधर जाता है? या तो लायबिलिटी साइड में या फिर इनकम में। बताइए आप, कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बीपी लायबिलिटी, डिस्काउंट लायबिलिटी। आई एम सॉरी, डिस्काउंट क्या हो गया? इनकम। डिस्काउंट क्या हो गया? इनकम। आपके पास अगर सवाल नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं सवाल को। डिस्काउंट हो गया इनकम। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट, रिटर्न आउटवर्ड्स। ये क्या है? रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? जो चीज़ आपने परचेज किया था उसको आपने रिटर्न कर दिया, ये परचेज रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, इसको परचेज से माइनस करेंगे। रेंट ड्यू क्या है? आपने रेंट नहीं पे किया है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये लायबिलिटी है। ओनली गो टू बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। परचेजेस, ट्रेडिंग, कंप्यूटर एट कॉस्ट, बैलेंस शीट। और कंप्यूटर को परचेज कब किया गया है? 31 मार्च 2017 को, आपके बैलेंस शीट डेट के आखिरी डेट को परचेज किया गया है। और यहाँ डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये पहले परचेज किया गया होता तो यहाँ क्या लगाते? डेप्रिसिएशन लगाते, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट, फर्नीचर फिटिंग्स, बैलेंस शीट, रेंट, P&L अकाउंट। देखते हो कितनी छोटी छोटी बात डिस्कस कर रहे हैं आपसे हम, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा ही नहीं होता है। मैं सबसे ज़्यादा कम बच्चों पर भरोसा करता हूँ, पढ़ने के मामले में खासकर। मुझे विश्वास है कि वो सब काम करता होगा पढ़ाई को छोड़ करके, जितने काम इधर उधर की करवा लो उससे। देखिए, BR क्या है? बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में। ट्रेड चार्जेस, बैलेंस शीट एसेट साइड में नहीं। अच्छा, कई बच्चों ने सिर्फ हिला दिया था। ट्रेड चार्जेस P&L में डेबिट, सन्ड्री डेटर्स P&L डेबिट, बैलेंस शीट एसेट। हाँ, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, डिस्काउंट एक्सपेंडिचर, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी P&L अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। सेल्स में से माइनस करोगे, सेल्स में से माइनस करोगे। अब देखिए यहाँ पे आगे, स्टॉक एट द एंड कॉस्ट 25,600, मार्केट वैल्यू 26,200। अब ये मेरा काम है बताने का आपको। स्टॉक कहाँ दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक है। कहाँ दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में। ट्रायल बैलेंस के अंदर ये स्टॉक नहीं है, तो ये ट्रेडिंग में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। कौन सी अमाउंट जाएगा? विच एवर इज मिनिमम। इन दोनों में से जो कम से कम होगा वो जाएगा। देखो ना, स्टॉक कॉस्ट पे कितनी है? 25,600, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 26,200। विच एवर इज मिनिमम। कौन सा मिनिमम है? मिनिमम आपको 25,600 ये जाएगा। क्यों सर मिनिमम क्यों जाता है? आप जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस आपने पढ़ा होगा ना, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि हम अपने एसेट्स की वैल्यू क्या करें? स्टॉक की वैल्यू मार्केट प्राइस पे ना रखें, बल्कि किस पे? मतलब मार्केट प्राइस से मतलब नहीं है, मतलब जो प्राइस कम से कम हो उस पर रखें, जो प्राइस कम से कम हो। हम अपने स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा करके रखना नहीं चाहते हैं। बढ़ा करके रखने का मतलब हुआ कि आप अननेसेसरी अपनी इनकम को बढ़ा रहे हो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगी तो क्या होगा? GP बढ़ जाएगी, और GP बढ़ जाएगी तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मॉडरेट रहे, कम से कम रहे जितना पॉसिबल है, इसलिए इसकी वैल्यूएशन क्या करते हैं, व्हिचएवर इज मिनिमम करते हैं।
ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, 6,000 पेड टू मिस्टर रेड अगेंस्ट बिल्स पेबल वर डेबिटेड बाय मिस्टेक टू मिस्टर ग्रीन अकाउंट एंड इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स। ठीक है ना? अब देखो मैं इसको समझाऊंगा, पहले आप सवाल पढ़ लीजिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 5,000 फॉर द मंथ ऑफ दिस। सवाल आपके सामने छोड़ देता हूँ, अब इस सवाल को पढ़ सकते हैं, आपके पास भी सवाल हो सकता है, फिर एक एक करके मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है जी, सवाल आपके पास आ गए? अब देखिए, अब सुनते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट तो आप समझ ही गए, मैं फिर भी बना लेता हूँ थोड़ा सा। मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या है? बैलेंस शीट। 3 अकाउंट खुल गया, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। मेरा फोकस ओनली ऑन एडजस्टमेंट्स होगा। आप अगर मेरे एडजस्टमेंट को सुन करके उसके बाद इस सवाल को खुद से सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बात को समझिए। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक तो समझा दिया, कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा 25,600। और बैलेंस शीट में कितना जाएगा स्टॉक? वहीं 25,600, विच एवर इज मिनिमम। दूसरा एडजस्टमेंट है 6,000 पेड टू मिस्टर रेड। 6,000 किसको पे किया आपने? मिस्टर रेड को। अगेंस्ट बिल्स पेबल, लेकिन आपने क्यों पे किया था उसको? बिल्स पेबल के लिए पे किया था। अगर बिल्स पेबल के लिए पे की जाती है तो करेक्ट एंट्री क्या पास होती है बताओ? बीपी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने पे कर दिया 6,000 रुपीज। कैश में पे किया तो कैश भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, टू बैंक या टू कैश। कितने अमाउंट हो जाएंगे? इसको मैं यहाँ पे करूँगा तो फिर P&L अकाउंट में एंट्री नहीं पास कर पाऊँगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पेस लेके करता हूँ। देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये अच्छी बात है, यहाँ देख लीजिए आप। हाँ, 2 पेज को एक साथ आपके सामने व्यू करता हूँ ना, लेफ्ट राइट करके, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या कहा मैंने, इसको यहाँ छोड़ दिए, यहाँ डालता हूँ यहाँ से। आपने किसकी पेमेंट की है बताइए बच्चों? आपने पेमेंट करी है, बिल्स पेबल की पेमेंट की है। सेकेंड एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपको। आपने बिल्स पेबल की पेमेंट की है तो क्या एंट्री होगा बताओ? समझना ढंग से, क्या एंट्री पास होती है? एंट्री होता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए कितना अमाउंट है? 6,000 की। ये इसकी करेक्ट एंट्री है। और डेबिटेड बाय मिस्टेक टू मिस्टर ग्रीन अकाउंट, आपने क्या गलती कर दी? रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी आपने? आपने मिस्टर ग्रीन अकाउंट डेबिट कर दी और टू क्या कर दी? टू कैश अकाउंट। और ग्रीन को आपने कहां पे इंक्लूड कर लिया? डेटर्स के लिस्ट में। ग्रीन इज द पार्ट ऑफ डेटर्स। इसका सीधा मतलब हुआ कि आपका डेटर्स आज क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। और एक बात देखो ना, ये करेक्ट एंट्री को और रॉन्ग एंट्री को तुम कंपैरिजन करोगे ना तो जानते हो टू कैश एंड टू कैश बिल्कुल सही है। बस डिफरेंस किस बात की है कि आपको बिल्स पेबल को डेबिट करना चाहिए था, आपने डेबिट किसको कर दिया? मिस्टर ग्रीन को। अब मिस्टर ग्रीन का मतलब किसको डेबिट कर दिया? डेटर्स को, क्योंकि मिस्टर ग्रीन कहाँ इंक्लूड है? डेटर्स में इंक्लूड है। तो आपको रेक्टिफाई क्या करना पड़ेगा?
रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी कि आपको अब डेटर्स को कम करना पड़ेगा, बिल्स पेबल को डेबिट करना पड़ेगा एंड टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स को आपने अननेसेसरी बढ़ा रखा था ना, डेटर्स को कम कर दिया और इसको माइनस कहाँ से करना था, बीपी से माइनस करना था, क्योंकि पेमेंट आपने बिल्स पेबल के अगेंस्ट किया था, तो माइनस किसको करना था, बिल्स पेबल को। देखो ना, तो अब एंट्री क्या बच गई आपकी, देखो ये तो मैंने समझाने के लिए किया ना, लेकिन अल्टीमेट बात ये है कि आपका बिल्स पेबल कम हो जाएगा और क्या कम होगा, डेटर्स कम हो जाएगा। ये मत समझना कि आपको एंट्री पास करके दिखाना होगा, एब्सोल्युटली नॉट, एंट्री पास करके नहीं दिखाना आपको, बस आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने समझाया आपको। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, आप क्या करेंगे, जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में आपका जो डेटर्स होगा, डेटर्स में से क्या कर देंगे, 6000 माइनस, और उतना ही नहीं, जो आपके बिल्स पेबल होंगे उसमें से भी क्या कर देंगे, 6000 माइनस, रॉन्ग एंट्री करके, ठीक है ना, यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ से। मुझे विश्वास है कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया, क्या कहते हो आप, पक्की बात ना। जो पेमेंट आपने बिल्स पेबल के लिए किया था उस पेमेंट को आपने क्या किया है, डेटर्स में प्लस कर दिया है, तो डेटर्स में से माइनस कर देंगे और बिल्स पेबल में से माइनस करेंगे। आप बता सकते हो बिल्स पेबल कितना आपके पास है, 10,220 है, उसमें से 6000 माइनस कर दो, कितना बच जाता है, 4220। और एक तरफ क्या करेंगे, डेटर्स से माइनस कर देंगे, डेटर्स की टोटल फिगर कितनी है, 34,156 है। बहुत अच्छी बात, ये हुआ आपका एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। आइए एडजस्टमेंट नंबर थर्ड। फाइनल अकाउंट में जो टीचर या जो बंदा आपको एडजस्टमेंट सिखाता है वही अच्छा करता है आपके लिए, बार बार कहता हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट का ही खास बात इसमें है। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कितना, 5000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एंड इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स। अब बताइए कितनी गलत बात है ये, जस्ट ऊपर वाले एंट्री से मिलता जुलता है। थर्ड एडजस्टमेंट, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया है, किसको पे किया है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। बताओ ना क्या होना चाहिए था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, कितने से, 5000 से। करेक्ट एंट्री तो आपका ये होना चाहिए था, मानते हो बच्चों, लेकिन रॉन्गली क्या हो गया है, रॉन्गली हो गया है डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। किसको डेबिट कर दिया गया है, उसके पर्सनल अकाउंट को। किसके पर्सनल अकाउंट को, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, और उसको कहाँ इंक्लूड कर दिया, डेटर्स में। तो रॉन्ग एंट्री हो गया है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 5000 से 5000 से। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, मैं रेक्टिफाइंग के तरीके से सिखा रहा हूँ आपको, आपको ऐसा लगता हो जैसे मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री चैप्टर सिखा रहा हूँ। भाई अल्टीमेटली जो एडजस्टमेंट्स होते क्या है, रेक्टिफिकेशन के ही होते हैं, रेक्टिफाई करना होता है। रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ने के पीछे का मकसद भी यही होता है। तो बताइए ना, आपको डेबिट इसको करना चाहिए था, आपने डेबिट इसको कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू व्हाट, टू डेटर्स, कितना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में प्लस कर देंगे और डेटर्स से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मान गए, जितनी भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको दे रखी होगी, आप P&L अकाउंट में आएंगे, जितना भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा उसमें ये प्लस कर देंगे, कितना, 5000, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेटर से माइनस, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना, 5000, दो चीज़ माइनस कर दिया। ये रही एडजस्टमेंट आपकी थर्ड। अब आइए बात करते हैं किसके बारे में, फोर्थ एडजस्टमेंट्स। देखिए फोर्थ एडजस्टमेंट क्या कहता है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग शैल बी प्रोवाइडेड 10%।
अगर ये आपसे नहीं बनेगा तो आप ये सवाल छोड़ देना, फिर आपसे होगा ही नहीं सवाल ये। अगर आप डेप्रिसिएशन भी फर्नीचर फिटिंग्स में नहीं लगा सकते तो आपके लिए क्या है, फाइनल अकाउंट फिर आपके लिए बना ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ अकाउंटेंसी आपके लिए नहीं बना है। मेरी लैंग्वेज आपको बुरा लगे तो लगे, फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। देखिए, प्रोवाइड अ डॉटफुल डेट्स 5% ऑन सन्डे डेटर्स। डेटर्स पे क्या करना आपको, प्रोविजन बनाना है। मैं यहाँ हेडिंग लिखता हूँ 4th, रादर 5th एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। और कितना परसेंट बनाना है आपको, @5%। और मैंने क्या सिखा रखा है याद है आपको, कि डाउटफुल डेट्स पे प्रोविज़न जो है ना वो सबसे आखिरी में बनता है, अभी नहीं बनाना पड़ेगा। क्योंकि डेटर्स में से जितने भी चीज़ प्लस माइनस हो सकते हैं वो पहले कर लो, और उसके बाद में क्या करेंगे, हम प्रोविज़न बनाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा आप। गुड्स कॉस्टिंग 1500 वर यूज बाय प्रोप्राइटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1500 रुपये की गुड्स है जो प्रोप्राइटर ने यूज़ किया, ये ड्राइंग्स हो गया। ये कोई एडजस्टमेंट थोड़ी है, सिंपल एडजस्टमेंट है। तो ये क्या होगा, ये P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में आप जाएंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग में जाएंगे, और ट्रेडिंग में कहाँ है, परचेज में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, ड्राइंग्स। और बैलेंस शीट में जाएंगे, कहाँ से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। बेहद आसान नहीं है, बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल से माइनस कर देंगे, जहाँ भी आपका कैपिटल होगा, माइनस ड्राइंग्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, सैलरी इंक्लूड 12,000 पेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु इज फर्दर इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट सेल्स। सैलरी इंक्लूड 12,000 पेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर सैलरी आपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को दिया है तो बहुत अच्छा किया है। इसने जानबूझकर कंफ्यूज करने की कोशिश की आपको। ये कह रहा है कि सैलरी इंक्लूड 12,000 पेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हम कुछ भी पे करेंगे तो कहाँ इंक्लूड होना चाहिए, सैलरी में, और हाई इंक्लूड। तो गलत क्या किया इसने, कुछ भी गलत नहीं किया। तो ये कन्फ्यूजन की बात है, इसे क्रिएट करने की बात कर रहा है। हु इज़ फर्दर इंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन सेल्स, ये अलग एडजस्टमेंट है। जितना भी नेट सेल्स होगा उसका 5% उसको क्या करेंगे आप, कमीशन देंगे। अभी कमीशन आपने दिया नहीं है, ठीक है ना, कमीशन दिया नहीं है। कैसे पता चला, इंटाइटल्ड टू, मतलब अभी आपको सिर्फ प्रोविजन करना है, आपने उसको पेमेंट नहीं किया है। तो बताइए नेट सेल्स कितनी आपकी है, सेल्स दे रखा 60,720। क्या कोई रिटर्न भी है, अगर रिटर्न होता तो उसको माइनस करते, रिटर्न इनवर्ड्स 1,000 है। देखिए अच्छा कितना आसान चीज़, देखो आसान चीज़ ये है कि एडजस्टमेंट नंबर ये आपका है 7th, सेल्स दे रखा आपको 60,720, उसमें से क्या माइनस कर दोगे बच्चों, बोलो ना, 1,000 रुपये रिटर्न, कितना बच गया 59,720। इसका कितना परसेंट निकाल लोगे, 5%। निकाल सकते हो 5%, देखो है कैलकुलेटर, मेरे पास तो नहीं है, देखो है, निकालो 5% उसका। जितना 5% होगा वो क्या कहलाएगा आपका, कमीशन। क्या कह रहे हो, कितना आया, 2986। ये कमीशन आपका एक्सपेंडिचर है, इसको P&L अकाउंट में दिखाओगे। देखो इधर P&L में दिखाओगे, कमीशन टू सेल्स मैनेजर, कितना 2986। और कहाँ दिखाओगे इसको, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 2986। क्या ये कमीशन 2986 निकाले ना, कमीशन में, क्यों कमीशन आपने कितना निकाला है यार, सेल्स में कोई एडजस्टमेंट भी है क्या, और
सेल्स में कोई एडजस्टमेंट भी था क्या? स्टेशनरी परचेज सेल्स में 5% कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो कमीशन आपका डिफरेंट क्यों आ रहा है? 60,720 माइनस 1,000 59,720 मल्टीप्लाई बाय 5%, बताओ कितना होगा? ठीक है 2986, ठीक है। इसमें एक और भी चीज़ है, ध्यान दीजिए, ठीक है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट भाई है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका। तो ये बात समझ गए ना? एक तो ये समझ गए आप कि ये जो कमीशन है ये P&L अकाउंट में जाएगा एक्सपेंडिचर में, और दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कमीशन आउटस्टैंडिंग एक तो 2986 है, और एक कमीशन अभी और भी आएगा, एडजस्टमेंट में दे रखा है। कौन सी कमीशन देखिए आप सवाल का? एक एडजस्टमेंट और भी है, उससे पहले आपका स्टेशनरी चार्जेस 1200 ड्यू ऑन 31 मार्च 2017। स्टेशनरी चार्जेस 1200 ड्यू। क्या आपने स्टेशनरी कुछ पे कर रखा है? देखो ना, स्टेशनरी है कुछ क्या पेमेंट? नहीं है। इसका मतलब ये स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये कहाँ जाएगा सर? P&L में। चार्जेस ड्यू हो गई है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग कितना बताओ? 1200 रुपया। ये आपकी लायबिलिटी में आ गया। हम सॉरी, पहले तो P&L में आएगा, उसके बाद लायबिलिटी में भी जाएगा। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, बात समझ गए ना? पहले स्टेशनरी कहाँ जा रहा है? P&L में, क्योंकि आपको पेमेंट करना चाहिए था इस बार, और अभी पेमेंट किया नहीं है, इसलिए कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बेहद ही आसान था ये। परचेज इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक वैल्यू 7,000। अब देखिए ये क्या कहानी है इसका। जनरली क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिया होता है? ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता है। यहाँ क्या वो परचेज में इंक्लूडेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक सेपरेटली दिखा सकते हैं। यहाँ से माइनस किया, यहाँ दिखा दोगे। आप कहोगे सर हम छोड़ भी सकते हैं, प्लस माइनस तो बात एक ही हो गया। तो मैथमेटिकली तो आप करेक्ट होंगे, लेकिन एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप करते क्या है। मैथमेटिकली आप करेक्ट तो होंगे, क्योंकि 7,000 माइनस हुआ 7,000 प्लस हुआ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर को आपको ये भी चेक करना है कि एक्चुअली ये परचेज में से माइनस करके ओपनिंग स्टॉक को सेपरेटली दिखा पाता नहीं दिखा पाता, तो आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फर्दर इंटाइटल्ड कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज एक्स्ट्रा कमीशन। अब ये जो 5% कमीशन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की है ना, ये कब निकलेगा? ये प्रॉफिट के बेसिस पे है। किस बेसिस पे है? प्रॉफिट के बेसिस पे। इसके लिए आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बिफोर कमीशन। मैंने पिछली क्लास में बात आपसे की है सर इसके बारे में। वर्किंग नोट में क्या करेंगे आप? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाल लेंगे। कैसे सर? सारे इनकम को प्लस करो, सारे एक्सपेंडिचर को माइनस करो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद कमीशन निकालो। कैसे सर? नेट प्रॉफिट इनटू कितना परसेंट कमीशन है? 5% डिवाइड बाय 105। 105 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। और जब ये कमीशन निकल जाएगा तो उस कमीशन को क्या करोगे? उस कमीशन को आप सबसे पहले एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग कमीशन यहाँ दिखा दोगे, या तो इसमें प्लस कर दोगे। जो 2986 आया था ना, दो तरह कमीशन दिया आपने उसको, एक तो सेल्स के बेसिस पे दिया और दूसरा प्रॉफिट के बेसिस पे दिया। लेकिन कमीशन तो अल्टीमेटली कमीशन ही होता है। प्रॉफिट के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे होने से फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि उसकी कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। अदरवाइज है तो कमीशन ही, जितना कमीशन निकलेगा उसको इसमें प्लस कर देना। अगर प्लस ना कर पाओ तो अलग से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट में क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे और तब फिर जाके टोटल कमीशन यहाँ दिखाएंगे। तो ये तभी मुमकिन है जब आप पूरी प्रॉफिट निकाल लोगे। अब एक एडजस्टमेंट मेरा अभी बच गया करने के लिए, पता है कौन सा?
वो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। मैंने नहीं किया था अभी तक। क्यों नहीं किया था? मैं ढूंढ रहा था कि कहीं कोई एडजस्टमेंट मुझे मिल तो नहीं आ रहा। किसमें? कोई भी बैड डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डेटर्स पे एडजस्टमेंट सबसे आखिरी होना चाहिए। अब बताइए आपके पास डेटर्स है कितना? डेटर्स दे रखा है आपको 34,156। उसमें से कुछ भी माइनस करने के लिए मिला क्या आपको? हाँ मिला है ना। 6,000 माइनस किए हैं, 5,000 माइनस किए हैं, 11,000 माइनस करना पड़ेगा। कौन सा 6,000 सर? जो बीपी पे किए थे। और कौन सा 5,000 सर? जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाला एडजस्टमेंट था। डेटर्स में से कम कर देंगे 11,000। बताओ कितना आएगा? 23,156 मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 5%। बताओ कितना आता है? 23,156 का 5% कितना आएगा? नहीं निकला? 11 ये हो गया प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। आप डेटर्स में से क्या कर दोगे? माइनस। और साथ साथ इसको कहाँ दिखाओगे आप? ये आ गया आपका 1158। डेटर्स में से माइनस करेंगे, देख लीजिए आप, डेटर्स में से माइनस कर दिया। और साथ साथ कहाँ दिखाएंगे? P&L अकाउंट में। अगर P&L में मेरे पास क्या होता? बैड डेट होता, तो यहाँ क्या लिखते हम? बैड डेट, फिर क्या? फर्दर बैड डेट, और फिर क्या? न्यू प्रोविज़न। कितना न्यू प्रोविज़न है? 1158। इस सवाल में क्या है कि बैड डेट दिया नहीं है, फर्दर दिया ही नहीं है, तो कुल मिला के ये कितना हो गया? 1158 ही हो गया। क्या बैड डेट दिया हुआ है इस सवाल? मैंने देखा नहीं ढंग से, देख लो बैड डेट है क्या? नहीं है। अगर होता तो इस तरह से एडजस्टमेंट करते। तो न्यू प्रोविजन को हम क्या करते हैं? डेटर्स में से माइनस भी करते हैं और P&L के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ये रही इसकी सारी एडजस्टमेंट्स। इस एडजस्टमेंट्स को करने के बाद आप क्या करेंगे? जब एडजस्टमेंट हो जाएगा तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। एकदम बेस्ट तरीका है, पहले एडजस्टमेंट कर लिया करो। सबसे पहले काम करो, डबल पेज लो, खुला खुला पेज लो। ट्रेडिंग को भी पूरा स्पेस दो, P&L को भी पूरा स्पेस दो, बैलेंस शीट को भी स्पेस दो, एडजस्टमेंट के भी स्पेस रखो। अब फिर एडजस्टमेंट की सारी एंट्री पहले कर लो। एडजस्टमेंट की एंट्री मतलब बैलेंस शीट में जो आइटम है उसको भी उठा के कर लो। उसके बाद क्या होगे? आप फ्री हो जाओगे। जो भी एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज हो चुकी है उसके बाद जो कुछ भी बचता है ट्रायल बैलेंस में, वो कहाँ जाएगा? सिर्फ एक ही प्लेस पे जाएगा। कहाँ? इधर ट्रेडिंग और P&L और बैलेंस शीट। बात समझ गए? तो इस सवाल में क्या सीखा आपने? बताओ क्या क्या सीखा है? कुछ सीखने को मिला? मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा आपको। इससे ज़्यादा अच्छा एडजस्टमेंट पिछली क्लास में करवाया था मैंने आपको। इसमें आपको बस सीखने को मिला है कि डेटर्स में से माइनस करना होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, फिर भी मैंने कराया आपको। अब ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम, जो आसान आसान होंगे उसको सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे, सारे एडजस्टमेंट नहीं करवाएंगे। लेकिन बाद के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसको हम करेंगे, चिंता मत करना इस बात का, ठीक है बच्चों। तो ये रही आपकी पूरी सवाल। देखिए ये एडजस्टमेंट में करा दिया आपको इसका। अब देखिए आप 12th क्वेश्चन। अगर मुझे आसान लगा तो हम आगे भी जा सकते हैं छोड़ करके। पेज नंबर 11.71। अब क्या होता है कि फाइनल अकाउंट में ज़्यादा पेज चाहिए होता है ना, इसलिए मुझे दोनों पेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट करके। देखिए 12th क्वेश्चन आप भी देखिए, बेहद आसान होगा तो हम छोड़ देंगे आपको यहीं पे समझा करके।
ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग पार्ट है। देखिए क्या दे रखा है शुरू में, ड्राइंग्स, बिल्डिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रिटर्न, परचेज, डिस्काउंट, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? कोई खर्चा नहीं होता, कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये ड्राइंग्स होता है। लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम जो होती है वो ड्राइंग्स होती है। आपने अपनी लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस लिया है ना, ये कोई बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है। कैश, स्टॉक, बैड डेट, रिजर्व, ये ओल्ड रिजर्व्स हैं, ये ओल्ड रिजर्व्स हैं। ये पीएनएल अकाउंट के इनकम साइड में लिख सकते हो, इसको आप इनकम साइड में लिख सकते हो पीएनएल अकाउंट के, या नहीं तो आप डेबिट साइड में फर्दर बैड डेट न्यू रिजर्व में से माइनस भी कर सकते हो। लेकिन मेरा तरीका बेस्ट होता है क्या कि मैं इसको इनकम में दिखाता हूँ। कैरेज इन वर्ड्स, वेजेस, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस, बैंक कमीशन, रिसीवेबल्स। देखिए नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट इसका, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, ट्रेड एक्सपेंस, वेजेस आउटस्टैंडिंग, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करना पीएनएल में और कैपिटल में प्लस कर देना इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सबसे आखिरी में करना। मशीनरी इंक्लूड 2 lakhs ऑन मशीनरी परचेज। वेजेस इंक्लूड 5700 स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी इंक्लूड 2 lakh ऑफ मशीनरी परचेज 31 दिसंबर 16। अब एक नया मशीनरी आपने परचेज किया है और वो मशीनरी में इंक्लूड है, तो क्या गलत है? अच्छी बात है इंक्लूड है तो। बस यहाँ पे समस्या इस बात की है कि ये नई मशीनरी है और इसको आपने कब परचेज किया है? इसको आपने परचेज किया है 31 दिसंबर 2016 को परचेज किया, 31 दिसंबर 2016 को परचेज किया। ये नई बात है इसमें। तो क्या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर? क्योंकि हमारा ईयर ना 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, तो अब जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 months की डेप्रिसिएशन इस पे लगाना और रिमेनिंग जो मशीनरी होंगे ना उस मशीनरी पे क्या करना, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना। तो आपका कहने का मतलब है सर कि 2 लाख रुपया अब प्लस 57, ऑफकोर्स 2 लाख प्लस 57। देखो इंस्टॉलेशन किसकी की जाती है? नई मशीनरी की। नई मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। उस पर इंस्टॉलेशन कितना है? 5700। तो दोनों मिला के कॉस्ट कितनी हो गई? 2,05,700। इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे कितना आप? जितने डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा होगा आपको, कितना दे रखा है? 10% दे रखा है, ये लगाओगे। और रिमेनिंग पे क्या करोगे? पूरे साल का लगाओगे, इस पे सिर्फ 3 months का। लेकिन वेजेस के साथ एक ट्रीटमेंट और होगा, वेज में से जो इंस्टॉलेशन उसको क्या कर दोगे? माइनस। क्योंकि जो मशीनरी इंस्टॉलेशन खर्चा होता है वो वेज में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसको वहाँ से माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक वैल्यूड दे रखा है, बेहद ही आसान है। बस ये सवाल आसान था, इसको मैंने छोड़ दिया। कुछ सवाल ऐसे ही करके निकलना पड़ेगा मुझे। बच्चे ये पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ करा पाएँ, क्या कहते हो? ऑफ कोर्स सर। जा रहे बस ये लास्ट क्वेश्चन, रुक जाओ मैं ख़त्म कर रहा हूँ फिर क्लास। देखिए 13, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, कैश इन हैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ ना बच्चों को, ये आपका होमवर्क है। देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक ओपनिंग दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे 15% आपको इनकम मिलेगा। ये हिडन एडजस्टमेंट्स होता है। 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, उस पर 15% कितना होता है? 3,000। इन्वेस्टमेंट आपने साल के शुरुआत में ही परचेज कर लिया था। 3,000 आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि इंटरेस्ट आपको उतना मिला नहीं होगा। जानते हो इंटरेस्ट कितना मिला? देखो यहाँ पे सिर्फ 2,000 मिला है। इसका मतलब 1,000 इंटरेस्ट क्या हो गया? ऑटो स्टैंडिंग हो गया। ये आपकी इनकम में भी प्लस होगा और साथ साथ आपका एसेट भी हो गया। एसेट होगा आपका, समझ गए ना? आपका एसेट होगा, इंटरेस्ट मिलना है, यहाँ पे पे नहीं करना है। सैलरी, रेंट, ड्राइंग, कैरेज और बोर्ड, कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज पीएनएल में जाएगा, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में। कस्टम ड्यूटी ऑन पेएबल, कस्टम ड्यूटी पेएबल, देखो कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज ये तो पूरा पूरा आपका एक्सपेंडिचर है, ये तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन कस्टम ड्यूटी पेएबल ये क्या आपकी लायबिलिटी है, इसका पीएनएल से ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल, एडवर्टीजमेंट पीएनएल, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये ओल्ड प्रोविजन है, पीएनएल के इनकम साइड में दिखा देना।
ओल्ड प्रोविजन को पीएनएल के इनकम साइड में, बैड डेट पीएनएल डेबिट साइड, इंटरेस्ट ये इनकम आपकी है, इसमें आउटस्टैंडिंग 1000 प्लस करना, फर्नीचर एसेट कैपिटल लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में दिखाओगे आप। तो कितना आसान सवाल अभी तक लग रहा है आपको। फिर देखिए कि आपका स्टॉक क्लोजिंग दे रखा है, बिल रिसीवेबल इंक्लूड 4000 विच हैज बिकम बैड। भाई 4000 बिल रिसीवेबल बैड डेट हो गया है, तो क्या करोगे, वहाँ से माइनस कर दोगे, बीआर में से माइनस करके बैड डेट में प्लस कर देना। आज तक आपने डेटर्स का बैड सुना था, अभी आप सुन लो बिल रिसीवेबल भी क्या हो रहा है, बैड हो रहा है। बिल रिसीवेबल इंक्लूड 4000 विच हैज़ बिकम बैड। देखो बिल का डिसऑनर होना, अब बिल का बैड होना, दो बातें हैं। अगर डिसऑनर हुआ होता ना बिल, तो क्या करते इसको हम डेटर्स में प्लस करते, बीआर से माइनस करते। लेकिन ये बैड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिसऑनर नहीं हुआ बल्कि बैड ही हो गया, पेमेंट करेगा ही नहीं कभी हो। डिसऑनर का मतलब होता है कि अभी पेमेंट नहीं किया, कल परसों तरसों कर देगा। लेकिन बैड का मतलब क्या होता है कि अब पेमेंट ही नहीं करेगा, बैड डेट हो गया। तो यहाँ पे बीआर से माइनस करेंगे और साथ साथ बैड डेट में प्लस करेंगे। सेल्स ऑल्सो इंक्लूड सेल ऑफ फर्नीचर। ये कभी ऐसा होता है क्या कि फर्नीचर को सेल करो और उसको सेल्स में इंक्लूड कर दो, नहीं, सेल्स में सिर्फ गुड्स का सेल होता है और उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 12000। ये मैंने एडजस्टमेंट पिछली क्लास में करवाया था आपको। तो ये 10000 की जो सेल्स हुई है ना, इसको सेल्स में से माइनस कर दो, क्योंकि सेल ऑफ फर्नीचर को हम सेल्स में नहीं दिखा सकते, सेल्स में से माइनस करो। और सेल ऑफ फर्नीचर पे लॉस कितने का हुआ आपको, 2000 का, 2000 का, इसको पीएनएल में दिखा दो। आगे वेज इंक्लूड 6000 स्पेंड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी। आप जानते हैं वेज से माइनस, मशीनरी में प्लस। डेप्रिशिएशन जानते हैं, एप्रिशिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिशिएशन में माइनस करते हैं, एप्रिशिएशन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे और इनकम में दिखा देंगे। इंटरेस्ट इंक्लूड 200 रिसीव फ्रॉम डेटर्स फॉर द लेट पेमेंट एंड बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बड़ा अच्छा चाहिए, ठीक है ना। इंटरेस्ट इंक्लूड 200, इंटरेस्ट कितना मिला देखो आपको, इंटरेस्ट आपको देखो ना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि आपकी 1000 ही आउटस्टैंडिंग है, कहा था ना। बहुत जल्दीबाजी कर दिया मैंने 1000 रुपये बोलने के लिए, मैं खुद की क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने 2000 यहाँ देखा और 3000 यहाँ देखा, ऊपर एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके 20% से, और मैंने क्विक डिसीजन ले लिया। देखो ना, मैंने 15% यहाँ मल्टीप्लाई किया 3000 और यहाँ 2000, 1000 मैंने आउटस्टैंडिंग मान लिया, जबकि ऐसा नहीं है। इस 2000 में 200 रुपया इंक्लूड है लेट फाइन। देखो नहीं, लेट फाइन इंक्लूड है। इसका मतलब अभी तक इंटरेस्ट आपको कितना मिला है, सिर्फ इंटरेस्ट के नाम से आपको सिर्फ 1800 मिला है। इंटरेस्ट के नाम से क्या मिला आपको, सिर्फ 1800, क्योंकि 2000 में क्या इंक्लूड है, ये 200 भी इंक्लूड है। तो 2000 से पहले 200 माइनस करो, कितनी बच गई, 1800। और इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था आपको, 3000। तो अब आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 1200 आउटस्टैंडिंग हो गया। इंटरेस्ट की आउटस्टैंडिंग कितनी होगी, 1200 हो गई। और ये 200 में से 2000 में से 200 माइनस करोगे, ये भी आपकी इनकम है, लेकिन ये अलग तरह की इनकम है, ये अलग तरह की इनकम है। दो तरह की इनकम को एक साथ कैसे दिखा सकते हैं हम, भले वो इनकम है लेकिन क्या करना पड़ेगा, अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो आपकी इंटरेस्ट की इनकम कितनी दिख गई, 1800, और आपकी लेट फाइन की कितनी दिख गई, 200। लेकिन इंटरेस्ट आपको मिलना कितना चाहिए था, 3000। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 1200। और ये सब किधर दिखाओगे आप, इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाओगे। बैड डेट रिकवर्ड, ये आपकी इनकम है। बैड डेट रिकवर सिर्फ इनकम है और कुछ मत करना है इसको। ये बैंक में ऑलरेडी प्लस होगा, ये मत कर देना कि डेटर में प्लस कर देते हैं हम। बैड डेट रिकवर का डेटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मशीनरी वो रीवैल्यू 25,000 एक्सक्लूडिंग वेजेस एंड बिफोर चार्जिंग करंट ईयर डेप्रिसिएशंस। ऑन 31 मार्च मशीनरी वो रीवैल्यूड 25,000। बताओ ना, मशीनरी तुम्हारे पास है कितना, मशीनरी बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, मशीनरी है दिया हुआ, देखना पड़ेगा, पीछे होगा। मशीनरी 20,000 है और उस मशीनरी को आपने कितनी वैल्यू कर दी है, 25,000। तो मशीनरी को वैल्यू करने में आपको कितना फ़ायदा हुआ है, 5,000 का। आपको 5,000 का बेनिफिट हुआ है वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी पे। बात समझ रहे हो ना। लेकिन एक बार जानते हो क्या है, ये जो मैंने रिवैल्यू किया मशीनरी को, वो एक्सक्लूडिंग वेज एंड बिफोर चार्जिंग करंट या डेप्रिसिएशन। अभी तक आपने करंट या डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। इस पॉइंट को थोड़ा और बढ़िया समझाता हूँ मैं आपको। देखो
आपने कोई मशीनरी नया परचेज किया है क्या? देखो जरा, नया नहीं परचेज किया। इसको मैं पूरा कर देता हूँ, ये लास्ट पॉइंट है, इसको कर देता हूँ। बताइए मशीनरी की अमाउंट कितनी है? 20,000 है। मशीनरी की अमाउंट आपकी 20,000। एक्सक्लूडिंग वेज एंड बिफोर करंट ईयर डेप्रिसिएशन। आपने कोई नया मशीनरी भी परचेज किया है क्या? नहीं। ठीक है, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी? 25,000। आपको कितने का फ़ायदा दिख रहा है यहाँ पे? 5,000 का। अब ये बताइए कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% है। आपने मशीनरी कब परचेज की, इसका डेट दिया हुआ है कुछ क्या? परचेज का रेट कहाँ दे रखा है? मतलब पहले से है मशीनरी आपके पास, इसका मतलब। तो इसका अगर आप स्टॉक है, बिल पेबल है, सेल्स है, वेजेस है। अच्छा, वेजेस इंक्लूड 6,000 स्पेंड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए क्या हुआ है, मशीनरी आपने इतना तो कर दिया। जो 20,000 की मशीनरी थी ना, उसमें आपने क्या किया है? इरेक्शन भी उसको इस साल परचेज किया है, और उसमें इरेक्शन में कितना पैसा खर्चा हो गया आपका? 6,000 का। मशीनरी में 6,000 रुपये लग गया आपका। तो 6,000 प्लस करो, मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 26,000। 26,000 वैल्यू हो गई। 26,000 मशीनरी की वैल्यू हो गई है। उसके बाद इस पर डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा? हाँ, 2600 ना। छब्बीस हज़ार का 10%, 2600। ठीक है, लेकिन मशीनरी को आपने वैल्यू कितना कर दिया है उसको? इसमें कुछ मुझे गड़बड़ फैक्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को इसने क्या कर रखा है? 2600 डेबिट किया हुआ है, और बैलेंस शीट में 3100 माइनस किया है। ये कंट्राडिक्शंस है ना। चलो देखो, मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। सुनो इधर, मशीनरी की वैल्यू रीवैल्यू कितना किया आपने आज? मशीनरी आपने रीवैल्यू किया 25,000, लेकिन 25,000 में क्या इंस्टॉलेशन ऐड किया है? एक्सक्लूडिंग इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, सवाल पढ़ना ना। इंस्टॉलेशन 6,000 है, इसका मतलब आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 31,000। 31,000 हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से डेप्रिसिएशन लगाओ, 3100 डेप्रिसिएशन होगा। कितना होगा? 3100, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई है? उसकी वैल्यूएशन हो गई है, जो आपको दिख रहा है ना 20,000 अंदर में, उसकी वैल्यूएशन 25,000 की हो गई है। उसको रिवैल्यू किया इसने, रिवैल्यू किया। देखो ना, मैं बताता हूँ क्या हुआ कहानी। तो पहले तो 25,000, 6,000, 31,000, उसमें 3100 माइनस कर दो। ये तो एक साइड हुआ ना। लेकिन आपके बैलेंस शीट में क्या कर रहे हो? आपके ट्रायल बैलेंस में मशीनरी कितने का दिख रहा है? 20,000 का, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई है?
तो ये 5000 तुम्हारा प्रॉफिट भी हुआ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। आपके ट्रायल बैलेंस में कोई मशीनरी अगर 20,000 का दिखता है, उसकी वैल्यूएशन आपने 25,000 कर दिया है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 5,000 का हुआ। ठीक है ना? ठीक है, 5,000 की रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिखा देंगे। हाँ, उसने लिखा हुआ है सवाल एडजस्टमेंट में, ऑन 31 मार्च 2017 मशीनरी वर रीवैल्यू 25,000। मशीन वर रीवैल्यू 20,000 की मशीनरी जो आपको दिख रही है ट्रायल बैलेंस में, उसको रिवैल्यू किया गया 25,000 की। तो 20,000 का 25 मतलब क्या? 5,000 का फायदा हो गया। तो P&L अकाउंट में क्या करेंगे हम? देखो ना, जब P&L अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इनकम साइड में क्या दिखाएंगे? मशीनरी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना? 5,000। और इधर डेप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे? डेप्रिसिएशन और मशीनरी 3,100, डेप्रिसिएशन 3,100। मेरे सवाल में था रिवैल्यूएशन ना, तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं है रिवैल्यूएशन क्या? रिवैल्यूएशन में लिखा हुआ है सवाल में कि मशीनरी को रिवैल्यू कर दिया गया है। अगर रिवैल्यूएशन ना दिया तो सवाल तो बिल्कुल आसान हो गया ना, फिर तो नॉर्मल सवाल हो गया फिर तो। तब तो इंस्टॉलेशन को प्लस करो, डेप्रिसिएशन निकाल लो। अगर ये एप्रिसिएशन ना किया होता, रिवैल्यू ना किया होता, रिवैल्यू करके इसकी वैल्यू ना बढ़ाई होती, तो सवाल कितना आसान था? सवाल आसान था क्योंकि मशीनरी थी कितनी की? 20,000 की थी, उसमें 6,000 इंस्टॉलेशन प्लस करो, ये 26,000 हो गया, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या, पहले उन्होंने क्या किया? इंस्टॉलेशन को प्लस करने से पहले, डेप्रिसिएशन लगाने से पहले क्या कर दिया? रिवैल्यू कर दिया। और रिवैल्यू करके फ़ायदा कितना हो गया? 5,000 का। तो उसको इनकम में दिखाओ और फिर बाद में डेप्रिसिएशन दिखाओ, जो मेरे बुक के हिसाब से क्वेश्चंस मैंने करा दिया आपको। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपकी होमवर्क। अब मैं आपको क्या कहता हूँ, कुछ सवाल अप्रोप्रिएशन बेसिस पे दे रखा है, ठीक है ना? ये 3-4 सवाल आपके होमवर्क है। अगली क्लास में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।